और मंत्री जी के साथ परिचर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर छत्तीसगढ़ श्री आर के गांधी साहब मौजूद हैं और मंत्री जी विराजमान हैं आगे के लिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित और इस कार्यक्रम की ठीक ठीक पहली बड़ी चर्चा की शुरुआत करना चाह रहे हैं और ये उद्घाटन सत्र है। ठीक ठीक हेलो हेलो मैं सहयोग से कहूंगा कि म्यूजिक की साउंड को कम रखेंगे। ललित को भी बुलाऊंगा मैं, ये ललित और साथ ही अरुण जैन जी। चलिए, तो हमारी ये कोशिश है कि सरगुजा पे बैठकर सरगुजा के विकास की बात करें और इस संगीत लोक नृत्य को भी हमने रखने की कोशिश की है माननीय मंत्री जी। और चूंकि आपका विभाग काफी महत्वपूर्ण है, जब भी विकास की बात होती है तो रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है। और इस संभाग ने बीजेपी को भरपूर प्यार दिया है। 14 की 14 सीट पहले कांग्रेस से पास थी, फिर 14 की 14 सीट आपकी झोले में आई। इसी संभाग से आप भी आते हैं और इसी संभाग से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी आते हैं और ये संभाग भी काफी महत्वपूर्ण है और इस संभाग ने बीजेपी की जीत भी सुनिश्चित की। तो सबसे पहले शुरुआत मैं इसी संभाग से करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी। भरपूर प्यार मिला आपको इस संभाग से और इस संभाग से जो उम्मीदें थी जनता की, उन उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाए, क्या मानते हैं आप माननीय मंत्री जी? जी, सबसे पहले तो साधना न्यूज परिवार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों का, हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई राजेश अग्रवाल जी का भी जो यहाँ उपस्थित हैं और सभी यहाँ उपस्थित हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से, चिकित्सा क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई बहन हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपने जैसा शुरुआत में ही कहा कि सरगुजा संभाग हमारे सरकार बनाने से लेकर और सरकार बनने के बाद जो जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और 3 मंत्री इसी संभाग से सरकार में भी हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने जिस उत्साह के साथ सरगुजा की 14 सीटें दी, उसी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री दिए और निश्चित रूप से सरगुजा पूरे छत्तीसगढ़ का मुकुट है, सिरमौर है। और सरगुजा न केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है, अपितु ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विरासत, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ, यहाँ के चाहे जंगल हो, चाहे यहाँ से उद्गम होने वाली हसदो नदी हो, चंदन के यहाँ वन हैं, ईब नदी में सोना के टुकड़े भी बहते हैं, जसपुर क्षेत्र में चाय की खेती भी होना चालू हो गई है और साथ ही साथ यहाँ की जो संस्कृति है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख संस्कृति हैं उनमें से एक है। और ऐसे सरगुजा अंचल की जो विकास की जो राह देख रहा था सरगुजा, उसको पूरा करने हेतु माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है और विगत 1.5 सालों में हमने सरगुजा के विकास के लिए पूरी एक रूपरेखा बना रखा है और उसी रूपरेखा में चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अमूमन ये देखने को मिला कि सरगुजा संभाग जिस तरह से प्रचुर यहाँ पे तमाम सामग्री है और यहाँ पे जो उच्च तकनीक के स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे एमआरआई मशीन, छोटी सी एक मशीन है लेकिन आपको मालूम है कि कितनी महत्वपूर्ण ये मशीन रखती है। आपकी सरकार आने के बाद एमआरआई मशीन कई जगहों पे लगी इन क्षेत्रों में, खास तौर पे मैंने अंबिकापुर का भी देखा। देखिए, ये तो हम सबों के लिए दुर्भाग्यजनक
बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद जो पुराना समय से ही लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते थे, आपने शुरू में कहा, तो उसके पीछे हम लोग उसी में उलझ कर रह जाते हैं। जबकि हकीकत है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों चीज अब गौड़ हो चुकी हैं, क्योंकि सभी लोग, ऐसा प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं है जो भूखे पेट सोता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपने तन ढकने को कपड़े ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मकान की उपलब्धता ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास सभी को दे रहे हैं। 1000 रुपये महतारी वंदन योजना हमारी सरकार दे रही है। काम के क्षेत्र में मैं बात करूं तो जो हमारा यहाँ 70% किसान या किसानी प्रोडक्ट से जुड़े लोग हैं, उनके मुख्य उपज धान में 3100 रुपये क्विंटल हम देकर एक क्रांतिकारी और चमत्कारी पहल किए हैं। लेकिन आज के समय में इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हेल्थ, एजुकेशन और वेलनेस, तो इस पर पिछली गवर्नमेंट ने कोई भी चीज ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार खोल गई थी, लेकिन 5 सालों में आप तो MRI तक पहुंचे हैं, लेकिन उससे नीचे या उससे ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन था उसके पूरे पैसे खत्म, काम बंद पड़ा हुआ था। और चूंकि जब मैं दौरा करना चालू किया तो हमारे क्षेत्रीय विधायक राजेश जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि भाई हमारा हॉस्पिटल तो बनवा दीजिए। 109 करोड़ रुपए हमने दिया है हॉस्पिटल के लिए, तब जाके उसका भी टेंडर प्रक्रिया होने वाला है और जल्द ही पूर्ण रूप से मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जब बनकर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो अंबिकापुर होगा। इसी प्रकार MRI मशीन नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद हमने MRI मशीन स्थापित किया। कई जगहों में संभाग की जब बातचीत तो मैं बता दूं, CT स्कैन मशीन कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था, हमने बैकुंठपुर में CT स्कैन मशीन दिया, सूरजपुर में दिया, मनेंद्रगढ़ में दिया। मनेंद्रगढ़ की और चिरमिरी की प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो अन्य सुविधाओं की, चाहे डॉक्टर्स की संख्या हो, हम पूरे सरगुजा में मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां MBBS डॉक्टर ना हो। मैं आपके माध्यम से यहाँ बैठे बैठे आप तो नहीं बता पाएंगे, पर मेरी बातों को हजारों लोग सुनेंगे, मुझ तक SMS कर दें कि कौन सा हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर नहीं है। हम एक एक हॉस्पिटल की चिंता करके सरगुजा क्षेत्र में भेजे हैं। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने हेल्थ की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आपको बता दूं, मैं सरगुजा संभाग में ही जसपुर में नर्सिंग कॉलेज, जसपुर में मेडिकल कॉलेज, मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज, मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज, हमारे बैकुंठपुर में नर्सिंग कॉलेज, अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिरमिरी में योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, मनेंद्रगढ़ में मेंटल हॉस्पिटल, ये सारा चीज हमने बड़े बड़े संस्थान इन 1.5 सालों में सरगुजा संभाग के लिए दिए हैं। 2 मेडिकल कॉलेज, 1 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 नर्सिंग कॉलेज, 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज, मेंटल हॉस्पिटल, योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल। ये एक बड़ी फहरिस्त है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से किसी भी कालखंड में सरगुजा संभाग को इतनी बड़ी तोहफा कभी नहीं मिला होगा। उसके अलावा मैं उनसे छोटे काम गिनाऊं तो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो बिल्डिंग है, चाहे बैकुंठपुर का हो, कांग्रेस गवर्नमेंट में आधा 10% काम करके छोड़ दिए, पैसे ही खत्म, नए सिरे से बजट में प्रावधान किए। मनेंद्रगढ़ MCB जिला का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 35 करोड़ का, 220 बेड का हॉस्पिटल जसपुर का। इस प्रकार से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों ने हेल्थ की दिशा में इस सरगुजा संभाग को दिया है। 79वां स्वतंत्रता दिवस ये देश मनाना जा रहा है, आप भी जसपुर में झंडा फहराएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य को लेकर आप किस तरह से प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय की क्या कार्य योजना है जो आप इस क्षेत्र के लिए करने जा रहे हैं? देखिए, 79वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस अवसर पर मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति बीमारी से आज़ाद रहे। बीमारी से आज़ादी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरा अपील होगा कि जब हमारे प्रदेश में
लोग बीमार ना हो तो निश्चित रूप से हम जो है एक बीमारी पर आज़ादी प्राप्त करेंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम हेल्थ को 3 सेक्टर में बांटकर चलते हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, बीमारी को आने से रोकना। उस दिशा में आपको बता दूं कि हम घर घर जाकर लोगों का, चाहे मलेरिया हो, चाहे वो दूरस्थ वनांचल बस्तर क्षेत्र हो या सरगुजा क्षेत्र हो, सिकल सेल, ब्लड शुगर, ऐसे तमाम प्रकार के जो बीमारी हैं उसके लिए हम पहले से ही चेकअप कर रहे हैं। जब लोग पहले से अवेयरनेस रहेगा, जैसे जन जागरूकता के माध्यम से कि मच्छर से मलेरिया फैलता है तो पानी जमा न होने पाए, गंदगी से नाली जाम होने से कई प्रकार के बीमारी होते हैं, दूषित पानी पीने से पीलिया होता है, तो इन सब के लिए पर्याप्त हम अवेयरनेस के साथ साथ हमारी जो मितानिन बहनें हैं और नीचे के हेल्थ अमला हैं उनके माध्यम से हम इन बातों को देख रहे हैं। दूसरा, जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमारियों के इलाज करने के लिए हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर हमारा सुपर टर्सरी केंद्र, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे DKS है, बिलासपुर में हमने चालू कर दिया है, अभी बस्तर में चालू करने वाले हैं। इसके साथ हमारे 10 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, वहाँ तक कि हम इलाज के लिए पूरी व्यवस्था रखे हैं। और जो सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं हो पा रहा है तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपको बताते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है कि हम देश में चौथा सबसे ज़्यादा संख्या में कैशलेस इलाज करने में हमको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो हम वो कर ही रहे हैं। और बीमारी ठीक होने के बाद इतना सही काम नहीं चलेगा। मान लो कोई आदमी बीमार ही नहीं हुआ तो उसके लिए हम अगला चरण वेलनेस का रखे हैं। और वेलनेस के लिए हमने अभी 4 योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल स्टेट बजट से किए हैं और आने वाले समय में हम और इसको विस्तार करेंगे। 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज हम पूरे प्रदेश में नए खोल रहे हैं, अभी तक मात्र 1 था। 15 नर्सिंग कॉलेज हम खोल रहे हैं, 12 नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज किसी भी सरकार ने आज तक एक साथ 1.5 साल के अंदर स्वीकृत नहीं किया होगा, हमारी सरकार ने लेकिन किया। 3 नए सुपर स्पेशलिटी अंबिकापुर में, बिलासपुर में चालू कर दिए, जगदलपुर चालू करने वाले हैं, सरगुजा में चालू कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2 मेंटल हॉस्पिटल भी सरगुजा और बस्तर में हम इन दोनों संभाग में चालू कर रहे हैं, ताकि लोगों का वेलनेस भी अच्छा रह सके, लोग फिट रह सकें। जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, इस श्लोक का भावार्थ और जीवन में उसका चरितार्थ हम कैसे करें, उस दिशा में हम लगे हैं। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है। आपने एजुकेशन की भी बात की, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। वेलनेस की आप बात करें, वेलनेस अपने आप में काफ़ी समग्र विषय है। वेलनेस सिर्फ योगा करने से नहीं, एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी योग दिवस था, आपकी सरकार ने पूरे प्रदेश भर में तमाम जिलों में योग पे बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया। आपको नहीं लगता कि हेल्थ को लेकर जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए लोगों के बीच में, उसकी कमी है? PM मोदी साहब का भी एक संदेश आजकल खूब चल रहा है कि आप तेल का इस्तेमाल कम करें, 10% कम कर दें तो बहुत सारी बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि ये सार्वभौमिक विषय है। केवल हेल्थ अमला या गवर्नमेंट जी बीमारी तो आपकी ठीक कर सकती है, पर जो वेलनेस शब्द है जिसका अर्थ हम समझना चाहेंगे तो इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। ये केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, आपने ठीक कहा। इसके लिए समाज के हर वर्ग को लगना पड़ेगा, इसके प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 10% तेल कम करिए, तो तेल अब कैसे कम करें? तो उसके लिए होटल में, ढाबा में, सामाजिक कार्यक्रमों में, घरों में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि कम से कम हम तेल का उपयोग करें। योगा केवल साल में एक दिन विश्व योगा दिवस में करने से नहीं होगा, उसको नियमित हमको रखना पड़ेगा। खान पान में अभी हम आपको बताएं कि हम पूरे देश में 1 नंबर आए। अभी जो आयुष है, हमारा जो आयुर्वेद है, उस विभाग के माध्यम से हम जांच लोगों का करवाए और जांच करवाने पर उनका प्रकृति परीक्षण उसका नाम था,
कार्यक्रम का, और मैंने भी करवाया, आप भी कराए होंगे। रायपुर में मैंने भी करवाया। तो हम वो भी किए हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे कि ऋतु अनुसार फल, जी अब अभी बरसात में सीताफल खाइएगा जुलाई में, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान होगा, फायदा होगा नहीं। आप अक्टूबर में आम खाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा। हर महीने में हर सब्जी, किस महीने में ऋतु अनुसार फल खाना है, क्या सब्जी खाना है, भोजन क्या करना है। जैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं कि रात को मूली नहीं खाना चाहिए, खीरा नहीं खाना चाहिए, इससे कफ और पित्त बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमको खान पान में भी, अपने जीवन शैली में भी, और तमाम उन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वेलनेस अच्छा होगा। और सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए लोगों के वेलनेस की भी चिंता कर रही है। एक सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने की महंगी दवाएं। अभी हाल ही में देखिए कि केंद्र सरकार ने 25 ऐसी दवाओं का दाम कम किया, खासतौर पे कैंसर के इलाज में उन दवाओं का इस्तेमाल होता था जिस पे भारी भरकम खर्च हो जाया करते थे। तो इस ओर सरकार ने भी कदम उठाया कि जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उन टैबलेट के दाम कम कर दिए। देखिए, आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, 10-12 साल पीछे चले जाइए, और 12 साल पहले की बात सोचिए कि उस समय जब लोगों के पास पूरे देश में आयुष्मान कार्ड नहीं था, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नहीं था, उस समय लोगों का 1/3 अपना जो कमाई है वो 1/3 सिर्फ इलाज में जाता था। और ये हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, कोई बहुत पुरानी बात हुई नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारे विधायक प्रबोध मीन जी भी आगे हैं, प्रबोध मीन जी बैठे हैं, गांव के किसान आदमी हैं। हमारे राजेश जी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। आप में से अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश के हैं। हमारे इधर सरगुजा संभाग की ही मैं बात करूं, मैं भी यहीं पला बढ़ा हूं, और जमीन से हम लोग सब जुड़े हैं। लोग छोटे छोटे बीमारी के लिए अपना पाले हुए मुर्गी, बकरी, खेत को रेहन रखना, बड़ी बीमारी होने पर खेत को बेच देना, खुद को अपने आप के लिए 2 साल 3 साल का हरवाही रहना इलाज के लिए, ये सब स्थिति करके लोग इलाज कराते थे। कई लोग इसलिए नहीं बताते थे बीमारी की घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे इलाज में खर्च हो जाएगा, लोग पीड़ा सहते थे। लेकिन इन 12 सालों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, हमने हेल्थ को बड़े व्यापक किया। प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप नीचे तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना। बस्तर के वनांचल क्षेत्रों में भी आज मैं अभी 6 जिले का दौरा अभी किया, आप सबको मालूम ही है, 3 दिन का प्रवास में था। बस्तर के किसी भी दूरस्थ गांव में जाइए, आज हेल्थ की सुविधा हमारी पहुंच चुकी है। तो अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो निश्चित रूप से आम जनजीवन का, आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। और उसी में एक कड़ी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाई हैं, उसकी कीमत को बहुत कम करके एक बड़ा सौगात देशवासियों को दिया है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से हम भी छत्तीसगढ़ में 500 ऐसी दुकान सुचारू रूप से चलाने का लक्ष्य लिए हैं। और माननीय 500 दुकानें, और उसमें से लगभग हम 250 तो चालू भी कर दिए हैं। बचे हुए दुकानों का हमारा लक्ष्य है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके जयंती के अवसर पर हम जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है अटल जी का, और साथ ही छत्तीसगढ़ का ये रजत वर्ष है, रजत निश्चित स्थापना का। तो ये बड़ी सौगात होगी छत्तीसगढ़ के लिए। निश्चित रूप से उनके जयंती का अवसर पर, और रजत दिवस छत्तीसगढ़ का रजत वर्ष भी है जी। तो निश्चित रूप से हम लोग उसको आगे और बढ़ाएंगे ताकि आम जनता को बहुत ही कम दाम पर दवाइयां मिल सके। चलिए, मैं मोबाइल मेडिकल यूनिट पे आना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है कि सरगुजा क्षेत्र से खासतौर पर जो तस्वीरें राजधानी रायपुर तक, दिल्ली तक पहुँचती है, कभी कहा यह जाता है खाट पे सिस्टम, लेकिन कुछ दिनों पहले तस्वीर ये भी आई कि मेडिकल यूनिट वहाँ तक पहुँची, कुछ दूर चलना पड़ा, इलाज भी हुआ। लेकिन इस तरह जो दुर्गम क्षेत्रों में बारिश के समय में संपर्क टूट जाने पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक उभर के सामने आती है। मंत्री जी,
देखिए, ये देश का दुर्भाग्य ही है कि आज भी लोग खाट से मरीजों को ढो रहे हैं, एम्बुलेंसेस वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसका जब हम कारण ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा कारण आज़ादी के बाद से उन पूर्ववर्ती सरकार का है जिन्होंने दशकों तक राज्य किया और केवल आदिवासियों की बात, वनांचल वासियों की बात, ग्रामीणों की बात, गरीबों की बात केवल नारा ही साबित हुआ। और यही कारण है कि आज़ादी के इस 79 साल में से 65 साल किसी एक पार्टी ने एक छत्र यहाँ राज्य किया और उन स्थानों तक सड़कों का नाम मात्र नहीं पहुंचा। मैं आज भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू किया तो कम से कम मुख्य मुख्य ग्राम तक सड़कें बन गई। अब जो खाट में लेकर लोग आ रहे हैं तो ऐसे मजरे टोले हैं, ऐसे छोटे आबादी के ग्राम हैं जहां सड़कें नहीं हैं, तो लेकिन इन बातों को ध्यान देते हुए श्रद्धेय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी पिछले साल ही जनमन योजना उन्होंने प्रारंभ किया है, इसके बाद उसका पार्ट 2 धरती आभा योजना चालू किया है और 100 तक की आबादी वाले ऐसे जनजाति बहुल क्षेत्रों में सड़क का उन्होंने स्वीकृति दिया है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि कि अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो राशि है पूरे देश का लगभग 50% सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। सिर्फ छत्तीसगढ़ को 50% मिला है। तो उन जगहों तक अब सड़कें बन जाएगी तो हमारे एम्बुलेंसेस भी पहुंचेंगे। और जहां तक आपने मोबाइल मेडिकल यूनिट की बातचीत की तो उन्होंने ही जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात दी है, जिसका टेंडर हो चुका है। 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट फाइनल टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास खड़े भी हो गए हैं और बाकी के बचे हुए 55 कुल मिला के 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU उन आदिवासी विकास खंडों में जाएंगे। और विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोग, मैं बता दूं आपको, सरगुजा का भी उदाहरण, काफी सम्मानी जन बैठे हैं कि ग्रामीण जन इलाज भी नहीं कराने आना चाहते, वो आज भी जड़ी बूटी और बैगा गुनिया का भी सहारा लेना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके घर तक पहुंचने के लिए उसमें डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगे, पैथोलॉजी लैब वाले होंगे, अपने फार्मेसी वाले होंगे और सारी उपकरण और दवाइयों से लेस उन ग्रामों में पहुंचकर इलाज करेंगे और दवाइयां देंगे। ऐसे 57 MMU हम चालू कर रहे हैं। 30 मेडिकल मोबाइल यूनिट उसी के सपोर्टिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल के सहयोग से वो हम टेंडर कर दिए हैं। और 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे समतली क्षेत्रों में भी जो पहुंच विहीन दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से 157 मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारे प्रदेश में आने वाले 3 महीने के अंदर लोगों तक जाएंगे। चलिए, हम जिस शहर में मौजूद हैं उसी शहर से स्वास्थ्य मंत्री आते थे TS सिंहदेव साहब पिछली सरकार में। थाईलैंड भी गए, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की काफ़ी चर्चा हुई कि अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस बार जब आप स्वास्थ्य मंत्री बने तो अंबेडकर हॉस्पिटल गए TS सिंहदेव साहब। अंबेडकर हॉस्पिटल की क्या स्थिति रही सब जानते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल की तारीफ कर दी आपके कार्यकाल में कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिंहदेव साहब भी हमारी सरगुजा रियासत के महाराज भी रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से वो एक नेक इंसान हैं और सच्चाई को उन्होंने स्वीकार भी किया और अपने सोशल मीडिया के हैंडल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उन्होंने स्वीकार भी किया। ये बात सही है कि जब मैं स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय संभाला, कुछ मित्र मुझे फोन करके भी बोले कि अरे कहाँ फंस गए हेल्थ जैसा डिपार्टमेंट लेके। कई लोगों ने बोला कि और कोई विभाग नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये चुनौती भरा विभाग है और चुनौती स्वीकार करके किसी भी क्षेत्र में काम करने का आनंद ही अलग है। और मैंने चुनौती स्वीकार किया और इन 1.5 सालों में
इस बात का सुखद अनुभूति है। मैं बस्तर क्षेत्र भी इसीलिए ही गया था कि हम 1.5 सालों में कितना क्या कर पाए हैं, क्या कमी रह गई है। और अभी भी आज तो ध्वजारोहण हेतु मैं जसपुर जा रहा हूँ, लेकिन हमारा कुछ ही दिन पहले 1.5-2 महीना पहले ही सरगुजा संभाग का दौरा भी हुआ था हेल्थ के क्षेत्रों में। तो विभिन्न क्षेत्रों में हम बराबर जा रहे हैं, विभिन्न हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो मेकाहारा जहां बेड भर नहीं पाते थे, और अभी आप लोग ही मीडिया में दिखाते हैं, और दिखाना भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप दिखा के गलत कर रहे हैं। आप लोग दिखाएंगे नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे। मीडिया को भी रोका गया वहां पे जाने के लिए, फिर आपका भी आदेश आया कि मीडिया को ना रोका जाए। तो मीडिया का तो काम ही होता है कि हमको आईना दिखाना। आपके चैनल में और पोर्टल न्यूज में भी, अखबारों में भी आता है कि मरीज फर्श पर सोए हुए हैं। तो ये फर्श पर कब सोएंगे, जब जगह नहीं होगा। हकीकत यह है कि जो 650 से 700 बेड का जो वहां क्षमता है, उससे बढ़कर लगभग 1400 बेड का हम इलाज कर रहे हैं। 1.5 सालों में हमारी ऑक्यूपेंसी 200% बढ़ गया। उसको देखते हुए हम 700 बेड का हॉस्पिटल भी स्वीकृत किए हैं, उसकी टेंडर भी कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर वो बन जाएगा और 1400 बेड का हॉस्पिटल मेकाहारा रन करने लगेगा। मुझे लगता है कि इन सब बातों को सिंहदेव साहब देखे होंगे, और उन्होंने इसी बात को लेकर विभाग के कामकाजों को उन्होंने तारीफ भी की। चलिए, आपके क्षेत्र से ही आते हैं अरुण जैन साहब, कुछ सवाल उनके जहन में। चूंकि आप भी बड़े नजदीक से गांव की स्थितियों को देखें हैं, सरकार काम कर रही है मेडिकल क्षेत्र में, बावजूद इसके कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि मरीज को खाट पे लाया जा रहा है, या फिर आपने कहा फर्श पे सो रहे हैं। तो इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं और इन पर कैसे कार्य हो रहे हैं? देखिए अरुण जी, क्या है, अब मैं इस बात को नहीं जानता कि कितना पॉलिटिकल लाभ हानि होगा, मैं इसकी परवाह कभी नहीं करता, लेकिन जो सच है उसको स्वीकार करता हूं। मेरा मानना है कि जब हमको बीमारी को हम छुपाएंगे तो डॉक्टर इलाज क्या करेगा। दर्द पेट में है, मैं बताऊंगा नहीं, सिर दर्द का गोली डॉक्टर दे देगा। तो मैंने दोनों चीज स्वीकार किया कि खाट में ढोकर लोग ला रहे हैं, लोग बेड के अभाव में फर्श में सो रहे हैं, ये दोनों बातें हैं। तो केवल मैं इन बातों को बोलता नहीं ऐसा नहीं है, लोग खाट में ढो के नहीं ला रहे हैं, मैं बोलता नहीं ऐसा नहीं है कि लोग फर्श में सो रहे हैं। तो अगर फर्श में सो रहे हैं तो हमारी नाकामी नहीं है, हमारी ये कामयाबी है कि हम अपने जो क्षमता है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन फर्श में अगर सो रहे हैं तो उसका उपाय करना भी आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि हमने 700 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन भी कर दिया, उसकी टेंडर भी कर दिया है। एम्बुलेंस तो पहुंच जा रहे हैं जहां तक सड़क है, नहीं पहुंच रहे हैं तो लोग खाट में ढोके ला रहे हैं। तो उसका उपाय क्या है, जनमन योजना से प्रधानमंत्री सड़क भी बन रहा है, ये उसका मैंने उपाय भी बताया। तो निश्चित रूप से ये पूर्ववर्ती सरकारें अगर ये व्यवस्था की होती तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं आता। पर आपसे मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में हमारी इस कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में होगा जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त और बहुत अच्छे गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवा मिल पाएगी, और छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनेगा। इस बात को मैं आज आपके चैनल में कह के जा रहा हूं। तो निश्चित तौर पर मेडिकल टूरिज्म को लेकर अपार संभावना है। एक अभियान का चर्चा मैं करना चाहूंगा कि बने खाबो बने रहिबो, इस अभियान, ये अभियान कैसा है, और ये आखिरी सवाल ही मेरा रहेगा इस मन से। देखिए, अभी तक एक विभाग है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय कहने से लगता है कि केवल बीमार हो रहे हैं और उनका इलाज करना ही एक विभाग है। हमारे पास 5 विभाग हैं और 5 के अलग अलग काम हैं। पहला तो फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य मंत्रालय का, इसमें विशुद्ध रूप से प्राथमिक आयुष्मान आरोग्य से लेकर हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक इलाज करनी है। दूसरा विभाग होता है जिसमें हम डॉक्टर भी बनाते हैं, मेडिकल कॉलेजेज भी चलाते हैं, नर्सिंग कॉलेज भी चलाते हैं, डेंटल कॉलेज भी चलाते हैं, फिजियोथेरेपी भी चलाते हैं। तो ये हो गया मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग। तीसरा हो गया हमारा जो NHM है,
वो भारत सरकार का 60% और 40% हमारा, ये अलग प्रोग्राम के माध्यम से चलता है। चौथा विभाग हमारा होता है आयुष विभाग, जिसमें हम आयुर्वेद के उनके हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज तक उनका हम चलाते हैं। और पांचवा एक विभाग होता है खाद्य औषधि प्रशासन विभाग, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी फूड और ड्रग्स का अलग अलग होता है। तो जो खाद्य औषधि विभाग है उसको कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसमें काम नहीं होते थे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खाद्य औषधि विभाग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद अपने पास रखे हैं। तो उससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विभाग है। और हम लोगों ने इसमें काम करना चालू किया और रैंडम सैंपलिंग भी लेना चालू किया। तो देखा कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, खोआ हैं, पनीर हैं, मिठाइयाँ हैं, तो इनमें जो मिलावटी हैं वो बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। आपने उस समय सभी लोगों ने चलाया भी कि वो दुर्ग भिलाई के आसपास हमने 3500 किलो जो है पनीर पकड़ा भी और नष्ट भी किया। तो उसको व्यापक रूप से करने के लिए बने खाबो बने रहिबो योजना के माध्यम से हम 2 दिन का रक्षाबंधन से पूर्व कार्यक्रम भी चलाए, जिसमें लगभग 2000 ऐसे रैंडम हमने सैंपल लिए और उसमें लगभग 70 नमूने ऐसे मिले जो मिलावट वाले मिले, उनको हम नष्ट भी करा दिए। और अब जो है आगे इसकी मुहिम को बढ़ाते हुए हम उसको 2 प्रकार से करने वाले हैं। एक तो किसी भी कीमत में जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला चरण में हम पनिशमेंट भी देंगे, FIR भी करेंगे, जेल भी भेजेंगे, जुर्माना भी करेंगे जो शासन के प्रावधान में है। और दूसरा जो छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, छोटा भजिया पकोड़ा वाले हैं, कोई जलेबी वाला है, तो इनको अवेयरनेस करेंगे कि आप जो है ग्लव्स लगाइए, खुले में मत रखिए। तो इनको प्रोत्साहन के लिए हम कुछ सामग्री भी देंगे। अभी जल्द ही उस चरण का हम आगाज करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब हम खान पान सही रखेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा। अब जब हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो हम वेलनेस की ओर जाएंगे। तो जो हमारा थीम है वो जो है इसके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। चलिए, तो मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा है, घोटालों बाजों पर भी काफी शिकंजा कसा आपने। निश्चित रूप से आपने देखा है कि हमारे ऐसे गड़बड़ी करने वाले 12-15 अधिकारी भी जेल में हैं, सप्लाई करने वाले भी जेल में हैं। उनकी संपत्ति भी जो EOW और SB ने जब्त कर लिया है। 400 करोड़ का हम पेमेंट भी रोक दिए हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिए हैं। इतना जरूर है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, गड़बड़ी करने वाले छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, तो इस सेशन को यही समाप्त करेंगे और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के कार्यों से पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था वाकई काफ़ी बेहतर हुआ है। और हम आपके हाथों से, आपके कर कमलों से कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऐसे लोगों का सम्मान हम कराना चाहेंगे। और अविनाश मिश्रा जी, डीन मेडिकल कॉलेज, आपका मंच पर स्वागत है। आप मंत्री जी के हाथों से प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर अविनाशी कुंजूर, जिला चिकित्सा, गीतांजलि कंवर, मेराज फतीमा, आप सारे जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। प्रतिमा वर्मा, सुयांश तिवारी, श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, श्रीमती सेकुंदा खेस, श्रीमती लिलीमा सिंह, श्री अनीस साहू, रेडियोग्राफ, श्री योगेश ठाकुर, श्री अतुल गुप्ता, श्रीमती लयावती राजवाड़े, आप सादर आमंत्रित हैं प्रतीक चिन्ह माननीय मंत्री जी के हाथों से लेने के लिए। अंजना जी, DEO
आपका भी दीपिका डीओ, आप मंच पर आए, माननीय मंत्री जी से प्रतीक चिन्ह भेंट करें। संत राजवाड़े डीओ, दयानिधि डीओ, इरशाद अहमद डीईओ, आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हमारे डॉक्टर हैं। एसआरएस हॉस्पिटल डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टूटेजा, संकल्प हॉस्पिटल तनय गोयल जी, लता गोयल जी, संजय गोयल जी, अमर गोयल जी, सुकृत चौहान जी, माननीय विधायक जी लोगों से भी निवेदन है कि आप मंच पर आएं प्रतीक चिन्ह देने के लिए। केडी हॉस्पिटल से सुशील मिश्रा जी, चंद्रशेखर उपाध्याय, अर्पण, डॉक्टर अर्पण साहब, डॉक्टर संदीप गुप्ता यशोदा मल्टी सिटी हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर अंकित दुबे जी, ये पूरा करवाना, लक्ष्मी नारायण डायरेक्टर, डॉक्टर रितेश गुप्ता जी गायत्री हॉस्पिटल, डॉक्टर सुधाकर किरण जी, डॉक्टर सुषमा रहित जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, विवेक दुबे जी, निर्मला हॉस्पिटल्स, डॉक्टर मनीष सिंह, दयानिधि हॉस्पिटल से संदीप त्रिपाठी जी, केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर अशोक टोप्पो, तत्पश्चात इनके बाद माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए हम मां अर्ना मीडिया एंटरप्राइजेस के चेयरमैन जी डॉक्टर मनीष तिवारी जी, आप भी हो गया। अब हम माननीय मंत्री जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे और इसके लिए सादर आमंत्रित मां अर्ना मीडिया एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हम सब के मार्गदर्शक श्रीमती नम्रता गांधी जी, आप मंच पर आएंगे। श्री अरुण जैन जी सरगुजा संभाग हेड, शेखर गुप्ता अंबिकापुर सरगुजा ब्यूरो, दो भाग है ना, समझ रहा हूँ बात। इधर लंबा जाम था मालूम, आपने सब क्लियर करवा दिया, सब कुछ हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। हमारी सरकार में किसी को चाय भी अच्छा मेडिकल कॉलेज उत्कृष्ट कार्य के लिए अंबिकापुर से तमाम डॉक्टरों का सम्मान माननीय मंत्री जी अपने हाथों से कर रहे हैं और वाकई ये जो पल काफ़ी सुनहरा अवसर है। आज का दिन इतिहास में याद किया जाएगा कि साधना न्यूज़ के मेगा कॉन्क्लेव में आपने परिचर्चा में शामिल होकर साधना न्यूज़ के कार्यक्रम का गरिमा और बढ़ाए हैं आप। वहाँ भी जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था। हाँ जबरदस्त बहुत ठीक है। तो हमको जसपुर के आके खाना नहीं मैं भोजन नहीं करके आया। आप लोग पहले बता देते रेस्ट हो। पहले बोल दिया था, पहले बोला था कि मैं खाने। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपकी उपस्थिति रही और कार्यक्रम का गरिमा आपकी उपस्थिति में और भी चार चांद लगा है। और निश्चित रूप से साधना न्यूज़ परिवार से आपका आत्मीय लगाव है और